के बाद पाठशाला में पहला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा चौकीदार चोर राफेल घपला के बाद वोट चोरी भी सुप्रीम कोर्ट में चारों खाने चित। राहुल अब क्या करने वाले हैं? एसआईआर पर सारे नैरेटिव फेल, प्रोपेगेंडा गैंग अब आए बाएं बोलकर निकल क्यों रहा है? एसआईआर केस में फैसले के बाद अब राहुल की नागरिकता वाले केस पर सबकी नजर टिकी हुई है। कोर्ट में क्या होने वाला है? एक बात तो आज साफ हो गई बॉस कि राहुल गांधी का टाइम अभी भी ठीक नहीं चल रहा है और उनकी पार्टी का भी साथ में टाइम ठीक नहीं चल रहा है। साथ में उनके सभी सहयोगी दलों के जमावड़े वाले इंडी गठबंधन का भी वक्त ठीक नहीं चल रहा है। और जब टाइम खराब होता है ना बॉस, तो सब कुछ खराब ही चल रहा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, सब उल्टा चल रहा होता है। अब देखिए, अगर खराब वक्त में कोई चाल ही उल्टी चले, उल्टा ही सोचे और उल्टा ही समझे, उल्टा ही करे, उसके साथ कुछ भी सीधा नहीं हो सकता और यह संभव भी नहीं है। एसआईआर केस में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक बात तो साबित हो गई कि राहुल गांधी एंड कंपनी मोदी सरकार और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के लिए जो एजेंडा चला रही थी, वो एजेंडा धुआं धुआं हो गया बॉस। आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मोदी विरोधियों के चेहरे देखने लायक थे। इंडी गठबंधन के नेता आज एसआईआर के सवाल पर नजर मिलाकर बात तक नहीं कर पा रहे थे, आए बाएं कुछ भी बोल रहे थे। मतलब उनके पास जवाब ही नहीं था कि एसआईआर पर बोले तो क्या बोले, जवाब दे तो क्या जवाब दे। कि इतने दिनों से, इतने महीनों से देश में जो पूरा बवाल काट रखा था हमने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब दे दिया है, तो क्या बोलेंगे समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इंडी गठबंधन ने एसआईआर को लेकर जो नैरेटिव, जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की थी, उसकी बंगाल और बिहार की जनता ने पहले ही हवा निकाल दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा आज आपको बताऊंगा, लेकिन आप देखिए कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से लेकर नीट पेपर लीक, सीबीएसई रिजल्ट और पीएम मोदी के मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट करने तक हर मुद्दे पर जो राहुल गांधी सुपर एक्टिव थे, सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ पोस्ट कर रहे थे, रील बनाए नहीं, उनको टाइम मिल रहा था कि तुरंत एक के बाद एक रील उनकी तरफ से जारी किया जा रहा था, बयानबाजी कर रहे थे वो राहुल गांधी। आज एसआईआर के फैसला आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, घंटों बाद एक शब्द तक नहीं बोल पाए, एक शब्द लिख नहीं पाए। समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि आपने तो वोट चोर के नारे सुने ही थे, जो इन्हीं पार्टियों के द्वारा, इन्हीं नेताओं के द्वारा लगवाए जा रहे थे, और राहुल गांधी तो हर मन से कह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सुन लीजिए ध्यान से, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लेकिन क्या कहा है आज सुप्रीम कोर्ट ने, वो डिटेल में आगे आपको बताने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला है मोदी विरोधियों के लिए कोई चुनाव हारने से कम नहीं है बॉस, क्योंकि विपक्षी खेमे में ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस तभी देखने को मिलता है जब वो चुनाव हार जाते हैं। आज वही सन्नाटा, वही चुप्पी और वही माहौल दिखाई दे रहा है विपक्षी खेमे में। एसआईआर के फैसले पर आज विपक्ष के कौन से नेता ने क्या कहा है, आगे आपको बताने वाला हूं। और यह भी बताऊंगा कि एसआईआर के झटके के बाद राहुल गांधी को उनकी नागरिकता वाले केस में कौन सा झटका लग सकता है। लेकिन पहले एक ट्रेलर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है। असली खबर यह है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। आपकी नाकामियों के ऊपर पड़ने वाला पर्दा जगह जगह से फट गया। बॉस, राहुल एंड कंपनी के लिए पहला मौका भी नहीं है और ना ही पहला झटका है। राहुल के सारे मोदी विरोधी एजेंडे कैसे फेल हुए, सब आज आपको बताने वाला हूं। नोटबंदी को सबसे पहले बड़ा घोटाला बताया गया, आपको याद होगा नवंबर 2016 के बाद से कैसे इस पूरे नैरेटिव को देश भर में फैलाया गया।
राफेल घोटाला 2017 के गुजरात चुनाव के दौरान इसे शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2019 में सरकार को क्लीन चिट दे दी इसके मामले में। चौकीदार चोर है दिसंबर 2018 में राफेल मुद्दे पर किस तरीके से देश भर में माहौल बनाया गया और अप्रैल 2019 चुनाव प्रचार में यह तो पीक पर था। नतीजा फिर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को चेतावनी दी और माफी मांगनी पड़ गई राहुल गांधी को। बॉस 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। इसके बाद वोट चोरी 2024-26 में तेजी से इस मुद्दे को उठाया गया, इस नैरेटिव को सेट किया गया। लेकिन अगस्त 2025 कर्नाटक के महादेवपुर में वोट चोरी का डेटा दिखाया गया। हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में भी आरोप ये लगाए गए। दिसंबर 2025 में बड़े रैलियों में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। एसआईआर को वोट चोरी का नया टूल बना लिया गया। 2025 के आखिर में राहुल का हमला नवंबर दिसंबर 2025 से ऐसा लगा कि एकदम पीक पर है। ऐसा लगा कि इसके जरिए अब राहुल गांधी सारे चुनाव जीतने वाले हैं और ऐसा लगा कि वो लोगों के मन में यह बात बिठा देंगे कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हो रही है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। किन किन मुद्दों पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा? विपक्ष के 10 नैरेटिव धुआं धुआं हो गए। आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला नैरेटिव राफेल घोटाला। राफेल घोटाले को लेकर आपको याद है कि कैसे विपक्ष ने हल्ला काट दिया था और आज देखिए एक एक नैरेटिव, एक एक जो हल्ला काटा गया विपक्ष की तरफ से, सब कैसे धराशायी हो गया, औंधे मुंह गिर गया गुरु। मोदी विरोधी गैंग का पहला नैरेटिव राफेल घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया इस पर? सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। दूसरा नैरेटिव चौकीदार चोर का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर जब आया तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी तक मांगनी पड़ गई। तीसरा नैरेटिव मोदी सरनेम को लेकर, इस पर राहुल गांधी के खिलाफ केस हुआ और कोर्ट का जो फैसला आया उसमें राहुल गांधी दोषी ठहरा दिए गए। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी उन दिनों, आपको याद होगा। चौथा नैरेटिव ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने को लेकर विपक्ष की तरफ से गढ़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला देते हुए 14 पार्टियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या लेकर आ गए हो, ये सब कोई बात है क्या? जिसकी सरकार होगी, एजेंसियां सरकार को बताएंगी कि हम जा रहे हैं आज फलाना चीज करने के लिए और सरकार को लगेगा कि कोई गलत कर रहा है तो सरकार उसको बोलेगी नहीं, जाओ जरा देखो कोई चोरी कर रहा है। तो एजेंसी के हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम सुनेंगे ही नहीं, राजनेता आम नागरिकों से बढ़कर नहीं है, यह तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पांचवा नैरेटिव नोटबंदी की वैधता को लेकर सेट करने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर यह आया कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को संवैधानिक माना। छठा नैरेटिव ईवीएम और वीवीपैट पर, इस पर खूब चुनौती दी गई। आपको याद होगा, याद है ना कि कुछ दिनों तक राहुल गांधी, विपक्षी पार्टी, सारे नेता लगे हुए थे ईवीएम वीवीपैट का मैच नहीं हो रहा है। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सोचिए कि कहां कहां पहुंच जाते हैं ये लोग। सोचते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हर मामले को नैरेटिव सेट करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में इनके कौन कौन से नैरेटिव और मुद्दे औंधे मुंह गिर गए, वो आज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। विपक्ष की 100% वीवीपैट की मांग खारिज कर दी। 7वां नैरेटिव सीए कानून को चुनौती देना। कोर्ट ने पहले स्टेट देने से इनकार कर दिया इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने। अब 8वां नैरेटिव क्या गढ़ा गया जो ध्वस्त हो गया? आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले को चुनौती दी। आप सोचिए कि जिस आर्टिकल 370 को कोई सरकार सोच नहीं पा रही थी खत्म कर सकते हैं, मोदी सरकार ने जब उसको खत्म किया तो चले गए कि उसको ठीक कीजिए भाई, खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के खात्मे को सही ठहरा, बोला कि भाई संवैधानिक है, संविधान में
इसका जिक्र है, व्यवस्था है 370 को कैसे खत्म किया जा सकता है। नवा नैरेटिव सरकार पर पेगासस के जरिए जासूसी का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए इस मामले में। और 10वां नैरेटिव ईवीएम हैक करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईवीएम को टेम्पर प्रूफ माना। कई बार कहा गया इस पूरे मामले में कि भाई आइए और एक बार टेम्पर करके दिखा दीजिए, कोई नहीं पहुंचता है, कोई नहीं, एक नेता नहीं गया कि आइए ईवीएम लेकर आइए टेम्परिंग करवाएंगे। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं और क्या कहें, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं है। क्या कहा जाए, सर्वोच्च न्यायालय से आया है, एक बार विपक्ष की सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगी कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। वो लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, तो 6000 लोग तो उनमें वैलिड मान लिए गए और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो वैलिड हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा। और इसीलिए तो हमने राज्यसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाए, वहां विस्तार से बताएंगे इस पर चर्चा। जहां तक सवाल इस जजमेंट का, हमारी नैतिक जीत हुई है कि उन क्वेश्चन पे, उन सवालों पे अभी भी खामोश है सरकार और न्यायपालिका। पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहीं ईवीएम खराब है, उसके बाद कहीं एसआईआर से वोट काटे जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया, अब तो कोई ना कोई बहाना और ढूंढेंगे। अब क्या हो सकते हैं भाई, अब विरोधी के ढूंढेंगे तो बहाना बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो राहुल गांधी के लिए ना ये पहला मौका है, ना पहला नैरेटिव है, और ना पहला झटका है, और ना ही पहला ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला केस है जिसमें तमाचा पड़ गया। राहुल और इंडी गठबंधन के 5 ऐसे नैरेटिव आपको गिनाऊंगा जो उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ सेट कर दिया था, पूरी तरह सेट कर दिया था, लेकिन उल्टा हश्र हो गया। नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नैरेटिव टिकता है। हर बार राहुल गांधी और उनकी टीम गजब बेइज्जती झेलती है, उसके बावजूद नहीं मानते। कानून की पिच पर राहुल के मोदी विरोधी सभी एजेंडे कैसे फेल हुए, अब एक एक करके आप सुनिए। नवंबर 2016 के बाद से राहुल ने हल्ला शुरू कर दिया कि नोटबंदी मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नोटबंदी का फैसला संवैधानिक है। इसके बाद राहुल ने राफेल डील का मुद्दा पकड़ लिया और कहना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार के राफेल घोटाला किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। जिसके बाद राहुल ने राफेल चिल्लाना बंद कर दिया। राफेल डील को जोड़कर ही राहुल ने पीएम मोदी को चौकीदार चोर कहना शुरू कर दिया। 2019 के चुनाव में राहुल ने इस बड़े चुनावी मुद्दा इसको बनाया, कोशिश की कि यह बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए, लेकिन नतीजा क्या हुआ ये सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी और उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत भी हुई। इसके बाद जब 2024 का चुनाव आया तब राहुल ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल ने कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों में बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। 2025 के बिहार चुनाव में राहुल ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगवाने शुरू कर दिए, लेकिन देखिए कि क्या हुआ, बिहार चुनाव भी हार गए राहुल गांधी, यानी कि जनता ने ही राहुल गांधी के नैरेटिव की हवा निकाल दी। इसके बाद जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो राहुल ने इसे वोट चोरी का नया टूल बता दिया, चुनाव आयोग को धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के एसआईआर वाले नैरेटिव की भी हवा निकाल दी। सुनिए कि बिहार की रैली में राहुल ने कैसे एसआईआर के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू किया। जो आपके साथ एसआईआर में हुआ, जो आपके नाम काटे गए, वो संविधान के खिलाफ काम था। मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। तो डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। विशेषकर राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगा, इस निर्णय के बाद उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और अपशब्दों की भाषा छोड़नी चाहिए। अपनी विदेश यात्राओं के भुगतान संतुलन में फंसकर जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उस संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर जो फैसला सुनाया है वो सिर्फ बिहार में हुए एसआईआर को लेकर सुनाया है, जबकि 13 राज्यों में एसआईआर हो चुका है, 19 राज्यों में एसआईआर होने वाला है। लेकिन इसी एक स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के नैरेटिव की जो हवा निकाली है ना बॉस, कोर्ट के फैसलों और टिप्पणियों के लिए अगर एक लाइन में कुछ कहना हो
तो यही कहा जाएगा कि आज कोर्ट ने इंडी गठबंधन के सरकार विरोधी और चुनाव आयोग विरोधी एजेंडों को छील कर रख दिया। बोलते ना छील कर रख देना, आज सुप्रीम कोर्ट ने छील कर रख दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर की गई तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जो फैसला सुनाया है वो कुल 124 पन्नों का फैसला है। इस फैसले को पढ़ते पढ़ते विपक्षी नेताओं और मोदी विरोधी गैंग की सांस फूल गई। कई नेता कैसे हाँफने लगे आगे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 124 पन्नों के फैसले को मैं आपको सिर्फ 13 लाइनों में समझा देता हूं, बता देता हूं। एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और टिप्पणी की एक एक लाइन कैसे मोदी विरोधी गैंग के एक एक नैरेटिव को धुआं धुआं कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने लाउड एंड क्लियर कह दिया कि एसआईआर प्रक्रिया वैध है, संविधान के दायरे में है और आरपी एक्ट के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी शक्तियों के तहत वोट लिस्ट एसआईआर करने का अधिकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी कानूनी शक्तियों से बाहर जाकर काम नहीं किया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में शामिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नागरिकता की जांच कर सकता है। यही नहीं, विपक्ष चीख चीख कर कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन को नागरिकता जांच का कोई अधिकार नहीं है। याद है आपको कैसे विपक्षी नेता चीख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को किसने अधिकार दे दिया कि नागरिकता की जांच करेंगे? नागरिकता की जांच नहीं करेंगे तो कैसे वोटर आईडी कार्ड को सेट करेंगे और यह तय करेंगे कि वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आज चीफ जस्टिस ने फैसला दे दिया है कि चुनाव आयोग को नागरिकता की जांच करने का सीमित अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पर भी खरी उतरती है और फैसले में यह भी कहा गया है कि जिस मकसद से एसआईआर प्रक्रिया की गई वो पूरी तरीके से तार्किक है। कोर्ट ने विपक्ष के उस आरोप को भी गलत बता दिया। एसआईआर की प्रक्रिया अत्यधिक या फिर असंतुलित है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर बिल्कुल बैलेंस है। एसआईआर की प्रक्रिया में मनमानेपन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा का उपाय मौजूद है, यह भी कोर्ट ने आज कह दिया। कोर्ट ने इस बात पर भी मुहर लगा दी कि एसआईआर में नाम काटने की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो नियम 21A के खिलाफ भी नहीं है। और सुनिए कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई वैधानिक दायरे में आती है, यह भी कोर्ट ने कह दिया कि कान खोलकर सुन लीजिए। अब ये सुनेंगे तभी तो। एसआईआर में मांगे गए दस्तावेज तर्क संगत मापदंडों पर आधारित है और एसआईआर में दस्तावेज मांगे जाने का उद्देश्य सिर्फ मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। मतलब विपक्ष ने एसआईआर को लेकर जितने तरह के भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लियर कर दिया बॉस। सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट के फैसले के बारे में क्या बताया है और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन को सनातन धर्म विध्वंसक क्यों बता दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया है। आज एसआईआर के मुद्दे पर फैसला आने के बाद विपक्ष की बोलती बंद हो गई। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबकी बोलती बंद है, मतलब समझ भी नहीं आ रहा है विपक्ष को कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। कांग्रेस इसे अपनी नैतिक जीत बता रही है तो कन्हैया कुमार ने न्यायपालिका पर भरोसे को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव को 124 पन्नों के फैसले को लेकर जब सवाल पूछा गया तो हाँफने लग गए, भाई साहब हाँफने लग गए। और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आपको उनकी हताशा साफ साफ नजर आ जाएगी। सुनिए जरा। देश के सिस्टम के ऊपर से लोगों की विश्वसनीयता समाप्त हो जाए।
और ऐसी परिस्थिति में चाहे न्यायालय न्यायपालिका के लोग हों, चाहे चुनाव आयोग के लोग हों, चाहे एनडीए के लोग हों, चाहे मंत्रालयों में बैठे हुए अफसर हों, उनको यह बात गंभीरता से सोचनी चाहिए कि आप अपनी नाकामियों पर चाहे जितना झूठ का मुकदमा चढ़ा दें, चाहे जितना आप एआई से डेकोरेटेड रील बना दें, लेकिन आपकी नाकामियों के ऊपर पड़ने वाला पर्दा जगह जगह से फट गया। तो बंगाल का केस जब हियरिंग होगा तब मालूम होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एसआईआर जो है उसको अपहोल्ड किया है, लेकिन और बहुत कुछ सेफगार्ड दिया है। तो वो पूरा जजमेंट नहीं पढ़ने से हम आपको बोलने नहीं सकते। गलत खबर सुनिए आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेज। ये विषय सिर्फ ये नहीं है कि एसआईआर पे आरोप निराधार सिद्ध हुआ, विषय उससे ज्यादा गंभीर है। आज विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उसका करार चीन में है, परिवार इटली में है, विचार का केंद्र इंग्लैंड में है, यूरोप में, और दुष्प्रचार का केंद्र अमेरिकी संस्थानों में है, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। गजब है बॉस। सुन रहे थे योगेंद्र यादव को, कह रहे हैं कि खबर ही आपने गलत सुनी है। 124 पन्ने में ये नहीं लिखा हुआ है कि संवैधानिक अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है वोटर चुनने का, बल्कि ये लिखा हुआ है कि अब सरकार वोटर को चुनेगी। मतलब क्या क्या नैरेटिव चलता है, क्या क्या एक नैरेटिव फेल हो गया तो दूसरा नैरेटिव लेकर बैठ गए। अब सोचिए, योगेंद्र यादव जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति जो हर विषय पर कहते हैं कि हम विद्वान हैं, आंदोलनकारी बनते हैं, ऐसे लोग आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसका मतलब ये नहीं, ये मतलब कुछ नहीं है बॉस। सुप्रीम कोर्ट को जो कहना था एकदम खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब आप समझते रहिए, जनता समझ गई। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताएंगे एक एक घुसपैठिया को देश से कैसे निकाला जाएगा। मोदी शाह का ऑर्डर अब एसपी डीएम तक पहुंच रहा है, एसडीएम तक पहुंच रहा है और एक्शन ताबड़तोड़ शुरू है। पाठशाला में स्पेशल चैप्टर बांग्लादेश बॉर्डर पर तू चल मैं आया वाला सीन बना हुआ है। बॉस, दो रिपोर्टर की आंख खोलने वाली रिपोर्ट